Hello everyone, welcome to English Gyan. This is Shivash Dash. Welcome to another video on the topic of preposition. ये मेरे preposition के ऊपर सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में पहले हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो के एंड में दिया था. So make sure that you have watched the previous video on prepositions before you watch this video. So let's start. So पहला क्वेश्चन था this ring is made dash gold. यहाँ पे हमने जैसे कि उस दिन डिस्कस किया था कि मेड के साथ दो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, वन इज ऑफ एंड अनदर वन इज फ्रॉम. अगर कोई चेंज इंडिकेट होता है सो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हम एक रिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो रिंग गोल्ड से बना हुआ है. एंड यस, अगर हम एक रिंग बनाते हैं गोल्ड से तो डेफिनेटली उस गोल्ड का शेप चेंज होगा, ना कि कैरेक्टर. गोल्ड तो सिल्वर नहीं बनेगा ना, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा. दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, बिकॉज यहाँ गोल्ड का सिर्फ शेप चेंज होता है. सेकंड क्वेश्चन इज आई कैन नॉट डिपेंड डैश अ लायर. यहाँ हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि डिपेंड हो या फिर रिलाई हो, दोनों वर्ड्स के साथ हम लोग ऑन या फिर अपॉन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. So we can write she cannot depend on a liar or she cannot depend upon a liar. I hope आप सभी का आंसर करेक्ट हुआ होगा. थर्ड क्वेश्चन इज she will come dash January. यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ड दिया हुआ है जनवरी और हमने सीखा था कि अगर कोई डेफिनेट मंथ के बारे में बात किया जाता है तो इस पे हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. सो आंसर विल बी she will come in January. अगर यहाँ पे ही कोई डेट मेंशन होता, सपोज if it was given that she will come dash 26 January, तब हम लोग लिखते she will come on 26 January because यहाँ पे डेफिनेट डेट का मेंशन होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज he is senior to me dash 5 years. यहाँ पे आंसर होगा by, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई मुझसे ज्यादा सीनियर है, 5 सालों का सीनियर है. यहाँ पे 5 years मेरे और उसके एज का डिफरेंस इंडिकेट करता है और हम अगर कभी भी डिफरेंस इंडिकेट करना चाहते हैं तो हमको बाय से इसको रिप्लेस करना होगा. सो आंसर विल बी ही इज सीनियर टू मी बाय 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे वर प्लेइंग डैश द ड्रम. जैसा कि लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तब हम प्ले के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. So answer will be they were playing on the drum because drum एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इसका मतलब ये होता है कि वो लोग ड्रम बजा रहे थे. The beggar was blind dash both eyes. ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ब्लाइंड के साथ हम लोग दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं. एक होता है ब्लाइंड टू और एक होता है ब्लाइंड ऑफ. अगर कोई इंसान जेन्युइनली अंधा हो, वो सच में अगर अपने आंखों से देख नहीं पाता है तो उस केस में हम लोग ब्लाइंड ऑफ यूज करते हैं. लेकिन अगर कोई आंखें होने के बावजूद भी वो कुछ चीजें अनदेखा कर देता है तब हम लोग यूज करेंगे ब्लाइंड टू. सो इन दिस केस हम लोग बात कर रहे हैं एक बेगर के बारे में. वो बेचारा दोनों आंखों से वो देख नहीं पाता, वो सच में जेन्युइनली ब्लाइंड है. दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे ब्लाइंड ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच विल बिगिन डैश 7:30 PM. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डेफिनेट टाइम मेंशन किया हुआ है और डेफिनेट टाइम के पहले हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज he will come home dash dawn. dawn का मतलब होता है 11 मुल्कों की पुलिस जिसको ढूंढ रही है वो नहीं है. dawn का मतलब ये होता है कि सुबह जब सनराइज होता है उस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में भी कि dawn के पहले हम लोग at प्रीपोजिशन यूज करते हैं. सो आंसर विल बी he will come home at dawn. नेक्स्ट क्वेश्चन इज curd is made dash milk. यहाँ पे फिर से मेड वाला एक प्रीपोजिशन हमको यूज करना होगा कि जब कोई फॉर्म चेंज होता है, जब किसी का पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है तब हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं मेड के साथ, और अगर सिर्फ शेप चेंज होता है तब हम ऑफ यूज करते हैं मेड के साथ. यहाँ हम देख रहे हैं कि मिल्क चेंज होकर कर्ड हो जाता है, दूध से दही बन रहा है, और ये ना कि सिर्फ चेंज इन शेप है, ये पूरा चेंज इन कैरेक्टर है. इसीलिए हम लोग मेड के साथ फ्रॉम यूज करेंगे. दैट इज कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डोंट बी ब्लाइंड डैश योर सन्स मिस्टेक्स. यहाँ पे फिर से ब्लाइंड है और जैसा कि अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लाइंड के साथ ऑफ या टू यूज होता है. अगर कोई जेन्युइनली ब्लाइंड है तो फिर ऑफ,
और अगर कोई ब्लाइंड होके भी इग्नोर करता है वो है टू। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने सन के मिस्टेक्स के तरफ तुम अंधे मत बनो। इट मींस तुम अपने आंखें होते हुए भी अनदेखा मत करो चीजें। दैट्स व्हाई यहाँ पे यूज होगा ब्लाइंड टू। सो द आंसर इज डोंट बी ब्लाइंड टू योर सन्स मिस्टेक्स। सो आई होप आप सभी के सारे आंसर्स करेक्ट हुए होंगे। सो चलिए आज कुछ और प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो के एंड में भी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकेंगे बेस्ड ऑन द रूल्स दैट आई एक्सप्लेन टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ सॉल्यूशन डैश एवरी प्रॉब्लम। मतलब हर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे हम एक वर्ड देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा यूज होता है टू। हमें याद रखना होगा जब भी हमको सॉल्यूशन वर्ड मिलेगा इसके साथ हम लोग यूज करेंगे टू। सिमिलरली देयर इज की टू। मतलब जब भी कोई वर्ड हमको की मिलेगा की के साथ में हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। हमें अगर कोई वर्ड आंसर मिलता है आंसर के साथ में टू यूज होगा। एंड अगर हमें रिप्लाई वर्ड मिलता है रिप्लाई के साथ भी हमें टू यूज करना होगा। सो इन चार वर्ड्स दैट इज सॉल्यूशन, की, आंसर और रिप्लाई, इन चारों वर्ड्स के साथ हमें टू यूज करना होगा। सो द फर्स्ट आंसर इज देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। द सेकंड क्वेश्चन इज द मैन डाइड डैश कैंसर। तो हमें याद रखना होगा कि अगर हमें डाई वर्ड मिलता है तो इस डाई के साथ हम बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस एंड द सिचुएशन। सो बेसिकली 5 प्रीपोजिशंस हम यूज कर सकते हैं डाई के साथ। वन इज डाई ऑफ, अदर वन इज डाई इन, अनदर वन इज डाई फ्रॉम, डाई बाय एंड डाई फॉर। डाई ऑफ, डाई इन, डाई फ्रॉम, डाई बाय एंड डाई फॉर। सो अब हमें समझना होगा कि कब हम क्या यूज करेंगे। डाई ऑफ यूज होता है इन केस ऑफ एनी डिजीज। अगर कोई किसी डिजीज से सफर होके उसका डेथ हो जाता है तब हम लोग यूज करते हैं डाई ऑफ। डाई इन यूज होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर कोई किसी एक्सीडेंट के चलते वो चल बसता है तब हम लोग यूज करते हैं डाई इन। डाई फ्रॉम यूज होता है किसी चीज के इंपैक्ट की वजह से, किसी चीज के इफेक्ट के वजह से हम लोग डाई फ्रॉम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर ओवर ईटिंग करते करते मर जाता है तो वी कैन से ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। मतलब किसी चीज के इफेक्ट के वजह से अगर कोई मर जाता है तो हम लोग कहते हैं डाई फ्रॉम। देन इट्स डाई बाय। डाई बाय यूज होता है इन केस ऑफ सुसाइड। अगर कोई सुसाइड करता है तो हम लोग कह सकते हैं ही डाइड बाय सुसाइड। एंड डाई फॉर इज यूज्ड इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम ए नोबल कॉज। मतलब कोई अगर किसी अच्छे कारण के लिए वो मर जाता है तब हम लोग कहते हैं डाई फॉर। जनरली हम लोग ऐसा नहीं कहते कि वो मर गया, हम लोग कहते हैं कि वो शहीद हो गए थे। अगर कोई इंसान अपने देश के लिए या फिर कोई भी नोबेल कॉज के लिए अपना जान गंवा देता है तो हम लोग कहते हैं डाई फॉर। सो दीज आर द 5 प्रीपोजिशंस दैट यू कैन यूज विद दैट। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। द मैन डाइड डैश कैंसर। एक आदमी कैंसर से सफर करके वो मर जाता है तो कैंसर इज अ काइंड ऑफ डिजीज, सो वी हैव टू यूज डाई ऑफ। द आंसर विल बी द मैन डाइड ऑफ कैंसर। सेम ही रूल यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। भगत सिंह डाइड डैश द फ्रीडम ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भगत सिंह डाइड डैश द फ्रीडम ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के फ्रीडम के लिए उन्होंने अपने जान गंवा दी। सो ये किस कैटेगरी में होता है? इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नोबेल कॉज। वो एक अच्छे काम के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया था। सो वी कैन राइट भगत सिंह डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे अटेंशन डैश व्हाट योर टीचर्स से। इट्स आल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे भी हम लोग एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अटेंशन के साथ हमेशा यूज होता है टू। सो द आंसर विल बी पे अटेंशन टू what your teachers say. The next question is she has recovered dash her disease. मतलब उसको कुछ डिजीज हुआ था, वो बीमार थी लेकिन वो उस बीमारी से वो रिकवर कर गई है। हमें याद रखना होगा कि जब भी हमें ये वर्ड रिकवर मिलता है
रिकवर के साथ हम लोग एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम, दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम। यहाँ पे भी आंसर यूज होगा शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम हर डिजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम इंटरेस्टेड डैश योर स्टोरी। या फिर से हमको समझना होगा क्या बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी हम लोग अगर एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें ऐसा आता है कि तुम्हारे स्टोरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के चीज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तब हम लोगों को यूज करना होगा इन। दैट इज इंटरेस्ट के साथ हम लोग जनरली एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज इन। सो आंसर इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड in your story. Let's see question number 7. Hard work is the key dash success. जैसा कि हम लोगों ने पहले सीखा था, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते समय हम लोगों ने सीखा था कि की के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। That's why answer will be hard work is the key to success. मतलब अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसके लिए एक ही उपाय है और वो उपाय है हार्ड वर्क। Let's see the next question. The girls are sitting dash the bench. यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। एक है द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द बेंच और एक है द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द डेस्क। यहाँ पे हम लोग एक बात समझना होगा, बेंच और डेस्क में डिफरेंस। बेंच वो होता है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, जहाँ पे टच करके हम लोग बैठते हैं, और डेस्क वो होता है जहाँ पे हम हमारे कॉपीज बुक्स वगैरह रख के हम लोग लिखते हैं। तो जनरली हम कहाँ बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं और डेस्क पे हम लोग रख के लिखते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द बेंच। हम लोगों को ये समझना होगा इन क्या होता है, ऑन क्या होता है, एट क्या होता है, ओवर क्या होता है। इन वर्ड्स को हमको समझना होगा। इनका मतलब होता है इसके अंदर। हम अगर कहते हैं कि आई एम सिटिंग इन द क्लास, दैट मीन्स मैं क्लास के अंदर बैठा हुआ। ऑन और ओवर इन सब का मतलब होता है ऊपर। मतलब मैं अगर किसी चीज के ऊपर हूं तब हम लोग ऑन या फिर ओवर यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। ऑन कब यूज होता है, जब हम किसी चीज के ऊपर होते हैं लेकिन सरफेस को हम टच कर रहे होते हैं, तब होता है ऑन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, मतलब मैंने वो किताब टेबल के ऊपर रखा है। जब मैंने किताब टेबल के ऊपर में रखा है तब वो तो किताब टेबल के सरफेस को टच कर रहा है, तब होगा ऑन। लेकिन ओवर का मतलब होता है ऊपर ही लेकिन विदाउट टचिंग द सरफेस। इफ आई से द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माय हेड, मतलब बर्ड्स उड़ रहे हैं मेरे सिर के ऊपर। यस दे आर फ्लाइंग ओवर माय हेड, मतलब वो मेरे सिर के ऊपर उड़ रहे हैं लेकिन सिर को वो टच नहीं कर रहे। इन दैट केस हम लोग यूज करेंगे ओवर। और एट यूज होता है अगर कोई डेफिनेट प्लेस के हम लोग बारे में बात कर रहे होते हैं। सो ये डिफरेंसेस हमको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन में आते हैं द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द बेंच, मतलब गर्ल्स अपने बेंच पे बैठे हैं। सो बेंच पे जब वो बैठेंगे डेफिनेटली बेंच के ऊपर ही बैठेंगे, लेकिन बेंच को टच करके बैठेंगे, बेंच के सरफेस को वो लोग टच करके बैठेंगे। दैट मींस आंसर विल बी द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द डेस्क। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे वर्ड है डेस्क, जो कि वो प्लेस समझा रहा है जहां पे हम लोग कुछ रख के लिखते हैं। सो ये क्या बोल रहा है कि द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द डेस्क, मतलब गर्ल्स अपने डेस्क पे बैठे हैं। हम अगर कहेंगे द गर्ल्स आर सिटिंग इन देयर डेस्क, मतलब वो डेस्क के अंदर बैठे, जो कि पॉसिबल है। हम अगर कहते हैं कि गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द डेस्क, मतलब वो डेस्क के ऊपर बैठे, लेकिन वो तो बेंच के ऊपर बैठे, डेस्क के ऊपर तो वो लोग बैठ नहीं सकते, वहां पे तो उन लोगों को बुक्स रखना होगा। हम अगर कहते हैं द गर्ल्स आर सिटिंग ओवर द डेस्क, मतलब वो डेस्क के ऊपर बिना टच किए डेस्क को वो बैठ रहे, ये भी नहीं हो सकता। दैट मींस यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, एट, मतलब वो डेस्क पे बैठे हैं, जहां पे उन लोगों का डेस्क है उसी डेफिनेट प्लेस में वो लोग बैठे हैं। ये एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर से मीट करना चाहते हैं और अगर आपके स्कूल के क्लर्क को पूछ लिया कि सर प्रिंसिपल सर कहाँ है, वो शायद रिप्लाई दे दें कि हाँ सर तो अपने टेबल पे बैठे हुए हैं। डज इट रियली मीन कि सर अपने टेबल के ऊपर चढ़ के बैठे? नहीं, इट मीन्स कि सर का टेबल जहाँ है वो वहीं पे बैठे हुए हैं। ये एक एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं।
तो इन दैट केस ऑल्सो हमको एट प्रीपोजिशन यूज करना होगा, जैसा कि हम लोगों को यहाँ भी यूज करना होगा कि गर्ल्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे उन लोगों का डेस्क है उसी डेफिनेट प्लेस पे वो बैठे हैं। दैट्स व्हाई आंसर विल बी द गर्ल्स आर सिटिंग एट द डेस्क। I hope it's clear to you now. Now let's come to the last question. The old man died at starvation. यहाँ पे अगेन हम लोग को वर्ड मिल रहा है die. हमको याद होगा die के साथ 5 प्रीपोजिशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन सा यूज होगा। Here you have a word starvation. Starvation means the lack of food. किसी को खाने का कुछ दिक्कत हो जाता है, खाने को नहीं मिलता है, तब उस स्टेट को हम लोग कहते हैं कि starvation के स्टेट में। तो यहाँ पे हम एक ओल्ड मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो स्टारवेशन के लिए वो मर गए। सो ये स्टारवेशन तो डेफिनेटली कोई डिजीज नहीं है, सो यहाँ पे ऑफ नहीं यूज होगा। स्टारवेशन कोई एक्सीडेंट भी नहीं है, सो हम लोग इन भी नहीं यूज कर सकते। स्टारवेशन तो सुसाइड भी नहीं है, सो हम लोग बाय भी नहीं यूज कर सकते। और स्टारवेशन ना कि कोई नोबल कॉज है, ये तो अच्छा काम नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर भी यूज नहीं कर सकते। सो एक ही रह गया बेचारा died from, it means starvation के इफेक्ट से, starvation के प्रभाव से वो आदमी वो चल बसा है। So answer is the old man died from starvation. So I hope आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। If you still have any doubts regarding these questions, आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। I will answer to your questions and confusions. So चलिए इन्हीं रूल्स पे बेस करके कुछ टास्क्स मैं आप सभी के लिए देता हूँ और इन टास्क्स का आंसर और इन क्वेश्चंस का आंसर मैं मेरे अगले वीडियो में दूंगा। सो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दीस क्वेश्चंस। सो हियर आर योर 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई डू नॉट हैव एनी आंसर डैश योर क्वेश्चन। नंबर 2 द मैन डाइड डैश द रोड एक्सीडेंट। नंबर 3 दे आर सिटिंग डैश देयर चैम्बर। नंबर 4 आई एम सिटिंग डैश माय चेयर। Number 5, do not run dash money. Number 6, she died dash overwork. Number 7, I met him dash the street. Number 8, the bird was sitting dash his shoulder. Number 9, he died dash his motherland. And number 10, hard work is the key dash success. आप सभी इन 10 questions को try कीजिए. You can send me the answers in the comment box also. And in my next video, I shall tell you the answers of these questions. मुझे पता है आप सभी का आंसर्स करेक्ट होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश ज्ञान, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।